इंजीनियर असलम अली चौहान। तो मैं आपको बता दूं हाई स्कूल का टॉपिक लेकर चले हैं, इसका पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आपने उसके बारे में, प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में तो सीख लिया है और उसकी परिभाषा भी आप सीख गए बनाना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, अब उसके बारे में हम सीखना चाह रहे हैं कि आखिरकार उनके कौन से मुख्य भाग होते हैं और उनकी कैसे कैसे परिभाषाएं बनती हैं। तो आप बेफिक्र हो जाइए और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ये हमारे इस समय दो गोलीय कांच हैं, दो गोलीय कांच हैं और इनके कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही। और आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर दो सेंटर मैंने, यानी कि इसका ये सेंटर होगा, इसका ये सेंटर को सी से दर्शाते हैं, सी से लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये इस समय गोलीय कांच है, इस समय गोलीय कांच है। अगर मैं बात कर दूं कि यहाँ पर मैं दर्पण जो बनाने वाला हूं तो इसके किसी ना किसी और आपको पॉलिश करनी होगी। जब पॉलिश कर देंगे, आप अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा और बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलो करते हैं यहाँ पर पॉलिश। तो यहाँ पर मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी है यहाँ। तो इस समय यह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसके अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे आप तो इस समय यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इस समय आपके पास ये जो गोलीय कांच है, अब इसके बारे में आप सीखेंगे कि इनके मुख्य भाग तथा उनकी परिभाषाएं। तो इसके बारे में यहां पर हमने बना लिया है। और इसका जो सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र और इसका ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम पी से दर्शाते हैं। और इसके दोनों की जो मध्य भाग जो होता है उसको हम एफ से दर्शाते हैं। लेकिन ये लगभग बिल्कुल मध्य में होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। लेकिन हम हाई स्कूल तक यही समझेंगे कोर्स के अनुसार कि इसका ये मध्य बिंदु होता है। और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, तो यह आपकी कौन सी दूरी होती है इसके बारे में और समझेंगे। इसके बारे में तो आपको पता है कि ये अपनी वक्रता त्रिज्या यानी कि त्रिज्या होगी, त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाएंगे आप। और इनकी जो बीच की जो दूरी होगी ये स्मॉल एफ होगी। तो यहां पर हम इसको अच्छी तरह समझने वाले। और इसकी जो यहां से यहां जो दर्पण यूज किया गया है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम द्वारक बोलते हैं। तो इनकी परिभाषा अभी हम सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये जो एक लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलेंगे। और आपको ये भी पता है कि ये पॉलिश हो रही है, इसको हम पॉलिश बोलते हैं। और अगर हिंदी में बात की जाए तो कलई बोल देते हैं। और ये वाली जो दूसरी सतह होती है जो चिकनी चिकनी होती है उसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। अब यहां पर हम परिभाषाएं अब सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, सबसे पहले बात को लेकर चलते हैं वक्रता केंद्र। ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और ये जो एफ होता है ये मुख्य फोकस होती है, मुख्य फोकस। और यहां पर तो सारे सारे नाम लिख दिए। और ये वाली जो आर होती है और ये इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और ये जो पी होता है इसको बोलते हैं हम ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं। और यहां पर ये वाली जो एफ है स्मॉल एफ, इसको यानी जितनी भी स्मॉल लेटर जो लिखे होंगे वो हमेशा दूरियां होंगी कोई ना कोई। इस समय यह फोकस दूरी कहलाएगी, फोकस दूरी। अब आपको बता दिया जाता है कि यहां पर सबसे पहले हम जो डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं, सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको मैं बता दूं कि वक्रता केंद्र क्या है। किसी गोलीय कांच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गया, ये आपकी पहली परिभाषा हो चुकी है। यानी गोलीय कांच के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे
सी से दर्शाते हैं, यानी कैपिटल लेटर सी होता है, इसको सी से दर्शाते हैं। अब नंबर दो के बाद अब आती है आपका, यानी कि सबसे पहले आपने वक्रता केंद्र कह दिया, अब आ जाते हैं हम यानी कि ध्रुव पर आ जाते हैं। ध्रुव, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। तो आपको बता रहे हैं ये जो ध्रुव होता है, किसी दर्पण, देखेंगे, किसी दर्पण के मध्य बिंदु या मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। आपको ये भी परिभाषा याद होगी, किसी दर्पण के मध्य बिंदु या मध्य भाग को क्या कहते हैं, यानी कि दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। ये परिभाषा याद होगी। तीसरी परिभाषा के लिए अब आ जाते हैं हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, और ये अपना सी होता है, ये ध्रुव पी होता है। अब यहां पर मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर आते हैं। तो यहां पर मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। याद हो गया। दैन की किसी गोलीय कांच या ऐसे ये दर्पण यानी कि किसी गोलीय कांच के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। दूसरी तरीके से आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि जब समांतर किरणें दर्पण से आकर जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यहां पर चौथा पॉइंट जो है, अब लेते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। आपको इतना भी याद हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य यानी कि और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये आपको याद हो गया। पांचवा जो पॉइंट है अपना, अब इसको लेते हैं हम यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है। तो फोकस दूरी की परिभाषा बनाने के लिए काफी इजी है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये भी याद हो चुका है आपको। और छठवीं परिभाषा जो सीखने वाले हैं, अब आ जाते हैं हम द्वारक। द्वारक क्या है, द्वारक आपको परिभाषा कैसे देनी है, किसी भी दर्पण के व्यास को या फिर किसी भी दर्पण की जितनी अधिक से अधिक चौड़ाई होती है उसको हम द्वारक कहते हैं। जैसे कि इसको M1 व M2 से दर्शाया गया है। द्वारक M1 M2 से दर्शाया गया है। ये भी आपको परिभाषा याद हो गई होगी। अब यहां पर जो अपना पॉइंट लेकर चलते हैं, मुख्य अक्ष को लेकर चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या ध्यान देना है यहाँ पर, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो परिभाषा समझेंगे आप, वह अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आपको इतना भी याद हो गया होगा, यानी कि जो अक्ष वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना भी आप क्लियर कर चुके हैं, और ये आपकी सारी की सारी परिभाषाएं हैं और जो कि आपको याद हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा एक रिलेशन समझ लेते हैं हम, संबंध आर तथा स्मॉल एफ में संबंध। तो आपको बता दिया जाता है यहाँ पर जो त्रिज्या है, और ये वाली जो है दूरी, वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है इस मुख्य यानी कि फोकस दूरी से दूनी होती है, यानी कि r बराबर 2f होती है। ये आपको याद रखना है, ये r और f में संबंध है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट अभी लेते हैं हम।
अगला टॉपिक उठा लेते हैं हम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब प्रकाश किसी ना किसी यानी कि चिकने तल पर और टकरा यानी कि या फिर परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। सही है, तो ये तो आप नॉर्मली जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, तो इसके बारे में देखो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो भी ट्रिक के साथ, और वो भी जो कि हमारे साथ पेपर में एग्जाम में हर एक जगह काम आएगा, और आप बेफिक्र होकर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर मान लो कि ये कोई भी दर्पण है अपना, तो दर्पण तब तक नहीं होता जब तक कि उस पर पॉलिश ना कर दी जाए, ये आप नॉर्मली अच्छी तरह आप जानते हैं। तो इस समय ये आपका दर्पण बन चुका है, लेकिन इस समय ये आपका समतल दर्पण है। यहाँ पर गोलीय दर्पण और कोई से भी दर्पण बन सकता है, लेकिन उसकी एक तरफ पॉलिश हो रही होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है कि ये जो हमारा एक स्तंभ की तरह लग रहा है, यहाँ पर खड़ा कर देंगे तो स्तंभ, और एक वैसे अगर भाषा कर दें तो खंभ। जो खंभ होगा वो लंब होगा, तो लंब सा तो लग ही रहा है, जब लंब होगा तो वो अभिलंब होगा, याद हो गया था। तो जो अपना दिख रहा है कि ये लंब है तो लंब है, तो ये अभिलंब है, इतना तो आपको नॉर्मल याद हो ही गया। तो जो नॉर्मल हो यानी कि जो अपना अभिलंब होता है, इसको हम डॉट डॉट शो करा देते हैं। इस समय यह अभिलंब है, इसको हम एन से दर्शा देते हैं, नॉर्मल एन से दर्शाते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर जो कोण बनता है अपना, ये 90 डिग्री बनता है दोनों ओर, 90 अंश दोनों ओर बनता है। मान लो कि कोई भी प्रकाशीय किरण इस प्रकार से आ रही होगी, इस हिसाब से यहाँ पर आ रही होगी, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर ये कोई प्रकाशीय किरण यहाँ पर आई है, और जिस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये किरण आती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल आती हुई नजर आ रही है। तो अब थोड़ा सा मैं डायलॉग पर ध्यान दूंगा, यहाँ पर एक पर ये किरण आपको आती हुई नजर आ रही थी, आती हुई जो आती है तो उसमें ये शब्द और जोड़ देंगे, आपतित बन जाएगा। आती में से जो किरण आती है, जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको आप नहीं भूलेंगे, आपतित किरण आप जान गए होंगे, प्रकाश किरण। सही है, और इसका मतलब दर्पण पर आने वाली किरण को, दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। और ये वाली जैसे किरण आई और यहां से टकराकर ये वापस लौट गई, यानी कि उधर लौट गई, यानी कि परे चली गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। तो ये नॉर्मली आपको याद हो गया। यहां पर अब आपको छोटा सा याद रखना है, जो आपतित जो किरण यानी कि यहां पर है, तो आपतित से जो यहां पर जो यानी कि यहां पर किरण आई, यहां पर किरण आई डायलॉग के रूप में, यहां पर किरण आई और यह भी कोण आई, याद हो गया, ये वाला कोण भी आई। अब यहां पर जो इसका नाम जो देना है, ये वाला कौन सा कोण, यानी रारथ की बात करी जाए तो इसमें रा दिखाई दे रहा है कि इसमें रा दिखाई दे रहा है आपको, आप ये कह रहे हैं इसमें रा दिखाई दे रहा है, यहां पर भी नीचे आर और ऊपर भी उड़ता हुआ आर, हर एक जगह आर दिख रहा है, तो इस वाले कोण को बोलेंगे हम आर। तो इसका मतलब ये है कि आपतित किरण से जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया। अब ये परावर्तित से गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा, परावर्तन कोण है ना, तो इससे बन जाएगा परावर्तन कोण। ऐसे ही अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी आप पता लगा लेंगे, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली आपको बता दिया जाता है, मान लो कि ये वाला कोई पॉइंट पी है और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं, मान लेते हैं कि ए बी, और यहां पर क्यू और आर, यहां पर मैंने कोई पॉइंट दे दिया। तो अब यहां पर आप क्या ध्यान देंगे कि अंतर इतना होता है कि जो किरण आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर बाहर चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो किसी भी दर्पण पर लंबवत जो रेखा होती है तो उसको अविलंब कहते हैं। और अविलंब से आपतन यानी आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और या अविलंब और परावर्तित किरण की जो बीच में कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो परिभाषा कैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर I बराबर R होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर पहला नियम तो ये वाला हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रथम नियम, तो मैं प्रथम नियम आपको सिखा देता हूं और आपको याद हो जाएगा। और ध्यान देंगे कैसे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सही है, आपस में
बराबर होते हैं। तो देखो ये कौन सी कंडीशन है, जब प्रकाश किसी भी दर्पण पर आकर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किसी भी दर्पण पर लंबवत रेखा को अविलंब कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अविलंब से बना सही है आपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं, या फिर यानी कि अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अविलंब और परावर्तित किरण के जो बीच में कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका प्रथम नियम है, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से, और ये परावर्तन कोण को स्मॉल आर से। और ये जो निशान होता है ये एंगल का निशान होता है, यानी कोण का निशान होता है, ये याद रखना है। तो अब ध्यान रखिए, आपतन कोण आपकी समझ में आ गया, परावर्तन कोण आपकी समझ में आ गया। तो यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या है, तो ये भी काफी इजी द्वितीय नियम है। तो क्या ध्यान रखेंगे, आपतित किरण पहली बार, परावर्तित किरण दूसरी बार, अविलंब तीसरी बार। ठीक है, इतना तो आपकी समझ, वो तो दिख रहा है हमको, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तथा मैं इसका भी नाम लिख देता हूं यहां पर, अविलंब तथा अविलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपको याद हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, याद हो गया। ये आपका द्वितीय नियम था, इसको नोट कर लेंगे, और उम्मीद है कि ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब हम अगला पॉइंट लेकर चलते हैं अपना, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी तो मैं इस समय आपके लिए वस्तु हूं, अगर आपने मेरी तस्वीर किसी पर बना दी, और या फिर किसी ना किसी शीशे की साइड से देख रहे हो मुझे, और या फिर जैसे मेरी परछाई वगैरह, या फिर किसी की सहायता से आप देख रहे हैं मुझे, तो अगर मैं कहीं और दिखाई दे रहा हूं आपको, आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूं और आप कहीं पर भी आपको मैं नजर आ रहा हूं, तो वो आपका प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है या जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको या तो प्राप्त करो या फिर कहीं पर ना कहीं दिखाई दे, तो आपका प्रतिबिंब होगा। लेकिन अगर आप उसको किसी ना किसी पर आप बना सकते हैं, किसी ना किसी पर उसका प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और जिसको हम और नहीं बना पा रहे तो उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपको नॉर्मली अब देखेंगे, हम स्टैंडर्ड परिभाषा में सुनाऊंगा अभी, और आपको केवल और केवल दिमाग में रखना है कि आखिरकार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं। जब किसी वस्तु से, डेफिनेशन ये लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, सही है, आराम से पूछ करके पहले एक बार समझ लेना, कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी प्रकाशिक यंत्र से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, या कि किसी पर्दे पर उसको प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब को हम आई से दर्शाते हैं और वस्तु को हम ओ से दर्शाते हैं, ये तो आपको याद हो गया। तो अगर यहाँ पर अब आभासी प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी भी प्रकाशिक यंत्र से टकराने के बाद उसको किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसकी हम कल्पना कर सकते हैं या आभास कर सकते हैं, तो उस वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपके, और ये जो मैं एक शब्द बोल रहा हूं प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र यहाँ पर कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि दर्पण की बात करें और या फिर किसी भी लेंस की बात करें। ये सभी के लिए डेफिनेशन यही रहेगी, आपको इतना याद रखना है। तो ये आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पर समझा दी, और इसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेंगे, एक दो बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार प्रकाश किरणें
यानी कि क्या होती हैं, और आखिरकार अब समझते हैं हम दर्पणों की किरण आरेख। दर्पणों की किरण आरेख। यानी इंग्लिश में बोले तो रे डायग्राम्स ऑफ मिरर्स। तो इनको हम समझेंगे। तो एक बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि यहाँ पर नोट पॉइंट में जो लिखे हैं नोट पॉइंट, ये आपके दर्पणों के किरण आरेख के लिए ही मैं लिखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके जो भी दर्पण होंगे, जो भी आपके दर्पण होंगे, उनको तो हम राइट हैंड पर रखेंगे, और जो हमारी वस्तु होगी उसको हम लेफ्ट हैंड पर रखेंगे। इसका कारण क्या है कि राइट हैंड पर रखते हैं? तो राइट हैंड का मतलब ये होता है कि ज्यादातर हमारे वर्ल्ड में तो राइट हैंड से काम करने वाले ज्यादा हैं। जब राइट हैंड से ज्यादा काम करने वाले हैं तो उनको कोई भी वस्तु इधर उधर करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, तिरछा करने के लिए हमारा सीधा हाथ यानी राइट हैंड सदा हुआ होता है। उससे जितना चाहे हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए हमारा जरूरी है कि दर्पण को राइट हैंड पर रखा जाए, क्योंकि आप वस्तु को तो एक जगह रख देंगे आप और वो अपनी फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड का कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा, और राइट हैंड से दर्पण को हम आगे पीछे करने की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम यानी कि दर्पण को हम क्या कर कहाँ रख देंगे? राइट हैंड पर रखेंगे। आपको ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरी की। जो दूसरा पॉइंट है कि आपके पास वस्तु तो रखी होगी, वस्तु जब रखी होगी तो वहां से हम दो किरणें निकालेंगे। वहां से हम दो किरणें निकालेंगे। एक जो वाली जो सबसे ऊपर वाली जो किरण होगी, ये वाली जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और दर्पण से टकराने के बाद और वो फोकस पर होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर जाती हुई महसूस होगी। सही, इतना आपको क्लियर हो गया। और जो दूसरी किरण होगी, दूसरी किरण आप अगर जो दूसरी किरण को अगर आप वक्रता केंद्र से यानी किसी से होकर भेजेंगे तो वो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। अगर दूसरी बात करें, अगर वही किरण जो दूसरी आ रही है अगर आपने फोकस से होकर भेज दी यानी एफ से होकर भेज दी, तो वह फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इतना आपका क्लियर है। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद और ये जिस बिंदु पर काटेंगी, और यानी मुख्य अक्ष से लंबवत उस बिंदु पर जो हम एक रेखा खींच देंगे, वही उस यानी वस्तु की प्रतिबिंब बन जाएगी। सही, इतना भी आपको क्लियर हो गया। तो प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट और याद रखना होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा भी बन सकता है। और आपको ये पता ही है, मैंने जो बताया था यहाँ पर एक आभासी था और एक वास्तविक था। आभासी और वास्तविक के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वास्तविक की वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा तो ये डायलॉग आपको बोलना है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ बोलने हैं या फिर ये दोनों एक साथ बोलने हैं। तो ये इससे हमको पता पड़ जाएगी यानी प्रतिबिंब के बारे में। और ये तो सभी में कॉमन है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों में कॉमन है। तो ध्यान रखेंगे, अगर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक होगा, या छोटा या बड़ा या समान या यानी कि समान या बराबर कि कोई सा ना कोई सा आकार बन सकता है। और कहां पर बनना है कि अनंत पर बनना है कि फोकस पर बनना है कि वक्रता केंद्र पर बनना है कि फोकस और अनंत के बीच में बनना, कहां पर बनना है ये हम पता लगा लेंगे। अगर सीधा होगा, अगर वस्तु का प्रतिबिंब तो अगर सीधा बनता है तो उसको आभासी बोलेंगे। वो भी छोटा बड़ा समान बराबर कैसा भी बन सकता है और कहीं पर भी बन सकता है। इतना सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो किरण आरेख है, सबसे पहले लेते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए नंबर 1, उत्तल दर्पण के लिए आप क्या करेंगे? उत्तल दर्पण के लिए वैसे तो खासकर एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन हम दो कंडीशन लेकर चलते हैं कि वस्तु एक तो अनंत पर रखी हो और या फिर वस्तु हमारी यानी कि मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो। इतना आप मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दर्पण आप जानते हैं उत्तल दर्पण होता कैसा है। ये उत्तल दर्पण होता है और ये मुख्य अक्ष होती है, ये अपना ध्रुव होता है। और आपको पता है कि ये अब तो ये उत्तल दर्पण हो गया क्योंकि मैंने अंदर इसके पॉलिश कर दी यहाँ पर। और ये M1 M2 से शो करा देंगे यानी कि मिरर होता है। और इसका मतलब ये होगा, इसका वक्रता केंद्र मैं यहाँ पर C लिख लेता हूँ, और इसका जो मुख्य फोकस होता है F, P और C के मध्य बिंदु होता है। और यहाँ पर जो कोई वस्तु मैं रखूंगा उसका नाम हम A भी लेकर चलेंगे, A और B।
तो आपको करना क्या है कि ये वस्तु इस समय मुख्य अक्ष पर रखी हुई है और यहाँ पर ये कहीं पर भी रखी हो सकती है, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ से एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आपको लेकिन ये पता है कि ये वाली जो किरण थी दर्पण में अंदर नहीं घुस सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन हम जो बाहर जो सामने खड़ा होगा उसको शीशे में से पार नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ पर फिर किरण कैसे बाहर चलेगी, ये इसलिए क्योंकि मैं इसको डॉट डॉट कर सकता हूँ, ये आपको पता पड़ गया होगा। और इसी से टकरा कर फिर ये किरण इस हिसाब से ऊपर की ओर लौट जाएगी। ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब किरण किसी भी दर्पण से आकर टकराएगी तो वो अंदर नहीं जाएगी, उसको यानी कि राइट हैंड पर फिर डॉट डॉट शो कराएंगे और फिर वो ऊपर की ओर चली जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरी किरण है आप उसको कैसे भेजेंगे, आपको पता है कि दूसरी किरण सी से होकर जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब सी का अंदाजा लगाते हैं। सी मतलब इस हिसाब से जाएगी और ये फिर इसकी ओर डॉट 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 इस हिसाब से यहाँ पर मैंने भेज दी। लेकिन आपको पता है कि जो सी पर होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाती है। लेकिन आपको पता है कि अंदर तो घुसेगी नहीं है हमारी जो किरण है, तो इसको यानी अंदर की ओर राइट हैंड की ओर आप डॉट डॉट शो कराएंगे। ये आपका क्लियर है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये दोनों किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, बिल्कुल काट रही, ये काट रही है और यह काटती हुई प्रतीत होती है, बिल्कुल काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो उस बिंदु पर मुख्य यानी कि लंबवत प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रतिबिंब है इस पर जो मैं बना दूंगा लंबवत, यही आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। उम्मीद है कि ये तो आपकी समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनता है। इसका मतलब नीचे का ए है तो ये भी नीचे का ए है, और ये नीचे भी बनता तो मुख्य अक्ष वाला तो ए ही रहता है। ये मुख्य अक्ष पर ए है तो ये भी मुख्य अक्ष वाला ए ही रहेगा और ऊपर वाला बी। लेकिन ये जो है ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को डैश से शो कराते हैं, क्योंकि मैं भाई इसको सेम नहीं बोल सकता हूँ। जैसे कि अगर आप फोटो में हैं तो उसको आप असली नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नकली होगा जो भी प्रतिबिंब होगा तो आप उसको डैश में शो कराएंगे। आपको उम्मीद है कि ये तो आपके समझ में आ गया। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी हो, सही है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, अब ध्यान रखें, उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है तो सीधा कौमा आवासी। 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहले से बड़ा या छोटा, बिल्कुल छोटा बना है तो छोटा यानी कि सीधा कौमा आवासी कौमा छोटा, और कहां पर P और F के बीच में बनता है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। उम्मीद है कि ये आपके क्लियर समझ में आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और सही है। और ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने बोला है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कौमा आभासी कौमा वस्तु से छोटा और P और F के बीच में बनता है। उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया। ठीक, अब जो हमारे पास जो इंपोर्टेंट जो किरण आरेख हैं वो हमारे अवतल दर्पण के हैं। अब यहां पर जो बात करने जा रहे हैं हम अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, तो अवतल दर्पण के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट बाई पॉइंट लेकर चलते हैं हम। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ छोटी सी जानकारी इसके लिए, इतना तो आपको पता है ही कि हम दर्पण को राइट हैंड पर रखते हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे। ये आपका अवतल दर्पण है इस समय, और मुझे पता है कि ये ध्रुव है, और मुझे ये भी पता है कि ये अपना C है, मुझे ये भी पता है कि ये अपना F है। इतना आपके समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होगा ये अनंत होगा, ये वाला पॉइंट अनंत होगा। मैं लिख देता हूं इसको, अनंत होगा।
जब ये पॉइंट आपका अनंत है, अब क्या करेंगे, आप वस्तु को कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, तो नंबर बाई नंबर लेकर चलते हैं। नंबर एक पर, नंबर एक को आपको लग रहा है कि ये वस्तु जो है ए बी ये अनंत और सी के बीच में रखी हुई है, यानी कि इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं और ये अनंत का है। तो यहां पर पहले कंडीशन लिखेंगे सभी लोग, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, इतना आप लिखेंगे, इतना कंडीशन यानी कहाँ रखी हुई उसको बोलकर तब वस्तु का प्रतिबिंब, इतना जरूर लिख देंगे। सही, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, इतना आप हर एक में लिखेंगे। सिर्फ ये कंडीशन बतानी कि रखी कहाँ है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब, इतना आप कर लिखेंगे। और आपको पता है कि यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराकर फोकस से होकर, चलिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो यानी मुख्य अक्ष के समांतर आकर टकराए, दर्पण से टकरा एफ से होकर जाती है, मैंने एफ से होकर भेज दी। दूसरी किरण मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि सी से होकर जाएगी इस हिसाब से, और जो सी से होकर जाती है और उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, और जहां पर एक दूसरे को ये कट करती हैं और वहां पर अपना प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये अपना ए डैश रहेगा और ये अपना बी डैश रहेगा। उम्मीद है कि ये आपकी बात सारी समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान देंगे, तो देखो कैसे लेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसा लग रहा है ये तो ऊपर था ये नीचे हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कॉमा वास्तविक, ये तो क्लियर होगा, उल्टा कॉमा वास्तविक। अब ये पहले से बड़ा या छोटा, बिल्कुल छोटा है, तो यानी कि उल्टा कॉमा वास्तविक कॉमा छोटा, यानी कि 4 ही बात लिखेंगे हमेशा, 4 बात। पहला तो इसका मतलब उल्टा, एक बात क्लियर, वास्तविक 2 बात, अब 2 बात और रही। अब ये छोटा है तो छोटा है, छोटा। अब तीसरी बात और बची, कहां पर बन रहा है, मुझे पता है सी और एफ के बीच में बनता है, बिल्कुल सही है। और कहां पर बनता है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। उम्मीद है कि ये आपको किरण आ रही है, ये तो आपको समझ में आ चुका है पहला। अब मैं दूसरा पॉइंट लेकर चलता हूं कि वस्तु अब कहां पर रखें हम, तो अब इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसको आप नोट कर ही लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके, और फिर दोबारा हम नया फिर फिगर बनाते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि आपको ये तो पता था कि ये सी था और ये अपना एफ था, और इस समय पहले जो मैंने वस्तु रखी थी अनंत और सी के बीच में रखी थी, अब मैं सी पर आ जाऊंगा, तो यहां से एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ही, मुख्य अक्ष ये वाली है, इसके समांतर जाएगी, और इससे टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, बिल्कुल वेरी गुड, एफ से होकर जाएगी। तो आप भी एफ से होकर भेज देंगे आप, ये एफ से होकर चलिए आई और टकराकर यूं करके चलिए। अब दूसरी किरण आपको पता है कहां होकर जाएगी, बिल्कुल आपने बोला है कि दूसरी किरण, यानी दूसरी किरण सी से होकर जाएगी, लेकिन ये तो खुद सी पर ही पहले सी बैठी हुई है, तो अब हम किरण को कहां से भेजें, तो आप यहां से भी भेजकर आप प्रतिबिंब को पहले तो यहां पर ही बना दें। ये प्रतिबिंब आपका बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर कहता कि नहीं मैं तो एफ से होकर भेजूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और ये यूं करके जाएगी और ये इस हिसाब से यूं करके टकरा जाएगी, तब भी बात एक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ही कट कर रही है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो अब आपको लग रहा है कि ये अपना ए बी था और ये अपना ए डैश और बी डैश बन चुका है। तो अब देखो इसके मतलब जो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, यानी कि जब वस्तु ये जो ऊपर वाली होगी वस्तु होगी, जो डैश बन रही होगी वो प्रतिबिंब होगा आपका। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हो गया, बिल्कुल। जब उल्टा हो गया तो वास्तविक हो गया, चाहे 2 पॉइंट हो गए, और वस्तु के बराबर जितना है उतना ये है, तो वस्तु के बराबर या समान, और कहा सी पर ही बनता है। ये 4 पॉइंट ही आप लिख देंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कॉमा वास्तविक कॉमा वस्तु के बराबर और सी पर ही बनता है।
ये आपका दूसरा किरण आरेख तैयार होगा। अब तीसरे को लेकर चलते हैं हम। अब तीसरा बनाएंगे, इसको तो आप नोट कर ही लेंगे वीडियो को पॉज करके, टेंशन ना लें। और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया है सारा सारा, और आप सारी कोई सा भी किरण आरेख हो आप बना देंगे। ये अपना सी था और ये अपना एफ है और ये अनंत है ही। अब के वस्तु हम कहां पर रखने जा रहे हैं इस समय? अब वस्तु जो रखने जा रहे हैं हम, तो सी और एफ, पहले आपने अनंत और सी के बीच में रखा था, अब सी पर रख दिया, और अब सी के बाद अब मैं सी और एफ के बीच में रखूंगा, यानी कि आधी आधी दूरी करके हम चलते रहेंगे। तो आपको पता है एक किरण तो आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है, बिल्कुल, ये तो आपने क्लियर कर दिया। और मुझे पता है कि इसका नाम हो गया ए डैश, मतलब ए और बी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा, और यहां से ये किरण यानी कि यूं करके एफ से होकर चली जाएगी, ये आप जानते ही हैं। इस हिसाब से यूं करके आ जाएगी। अब दूसरी किरण आपको पता है सी से होकर जाती है, बिल्कुल सी से होकर जाती है। यूं करके आगे भी भेज सकते हैं, लेकिन इसको आगे जाने दें, और जहां पर ये जा रही है उसको हम जाने देते हैं, और जहां पर एक दूसरे को कट कर देंगे और वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपके समझ में आ चुका है। अब यहां पर क्या लिखने वाले हैं हम? तो ये बन गया आपका ए डैश और ये बन गया अपना बी डैश। अब ध्यान देंगे आप, जब वस्तु यानी वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वेरी गुड, एक पॉइंट क्लियर, उल्टा तो फिर वास्तविक 2 पॉइंट क्लियर, पहले से बड़ा बना, यानी कि बड़ा, वेरी गुड, तीसरा पॉइंट क्लियर, बड़ा, और कहां पर बनना है? अनंत और सी के बीच में बनता है। उम्मीद है कि ये भी आपका क्लियर हो चुका है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कौमा वास्तविक कौमा वस्तु से बड़ा और अनंत और सी के बीच में बनता है। सही, उम्मीद है कि ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट लेकर चलते हैं इस समय हम, कि अब वस्तु को हम कहाँ रखने वाले हैं, और आपको तो थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। ये अपना सी था और ये अपना एफ है, और इस समय अब मैं वस्तु को एफ पर रखूंगा, क्योंकि मैंने सी और एफ की पर रख दी, बीच में रख दी। अब एफ पर आ जाएंगे हम, इस हिसाब से मैं रख दी यहाँ पर। तो आपको पता है कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, ये भी आपका क्लियर हो चुका। और दूसरी किरण यानी कि फोकस से होकर जाएगी, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि एक किरण तो कहां से होकर चली गई, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आकर और फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी किरण जो है अब कहां होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं नहीं काट रही, और वास्तव में ये कहीं पर भी नहीं काट रही, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अनंत तक जाएंगी, और अनंत पर भी मिल सकती है कहीं पर। अनंत तो आपने किसी भी नहीं देखा कि अनंत है कहां पर, अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेकिन ये पता है कि ये किरण नीचे चल रही है, तो प्रतिबिंब तो नीचे बनेगा ही, ये मुझे पता है, लेकिन कितना बड़ा बनेगा ये मुझे पता नहीं है इसका। अनंत बड़ा बनेगा, है ना, तो बनेगा तो बड़ा ही। तो अब ध्यान देंगे आप, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसका नाम जो दिया जाएगा वो अपना ए डैश और बी डैश तो देना ही होगा। तो अब ध्यान रखेंगे, जब वस्तु एफ पर रखी हो, यानी मुख्य फोकस पर रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, बिल्कुल आवाज है 4 पॉइंट पर, यानी कि उल्टा, यानी उल्टा एक पॉइंट क्लियर, यानी वास्तविक दूसरा पॉइंट क्लियर, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहा? अनंत पर बनता है, ये भी क्लियर हो चुका। अब हम आ जाते हैं कि अब वस्तु थोड़ा सा और धक्का मार देंगे आगे, तो फिर कहां रुकेगी? यानी एफ और पी के बीच में खड़ी हो जाएगी। तो अब इसको लेते हैं, तो इसको आप नोट कर ही लेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। अब सही, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देंगे अगला पॉइंट, अब वस्तु यानी कि ये हमारा सी है और ये अपना एफ है, और लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये जो दूरियां हैं लगभग बराबर रखेंगे आप, और सही प्रकार और पैमाना यानी कि कंपास और ये हमारे स्केल वगैरह इनका आप यूज करेंगे। और आपके पास ये फिगर सारे डायग्राम एकदम क्लियर बनने चाहिए। आपकी क्लियरिटी और राइटिंग सुधार इस पर बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है, आपके मार्क्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि चेक करने वाला होता है कि उसको सबसे पहले होता है कि आपकी कॉपी को देखकर उसके माइंड पर क्या इम्प्रेस पड़ेगा। तो सबसे पहले उसी की चीज को हमको ध्यान देना चाहिए। एक राइटिंग और डायग्राम ये हमारे एकदम बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए।
तो अब हम करते हैं कि अब मैंने वस्तु को पी और एफ के बीच में रख दिया इस समय। तो आपको पता है एक किरण यूं करके जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एफ से होकर चली जाएगी, इतना तो हमको पता है ही, चलिए। और दूसरी किरण जो है अपनी इस हिसाब से जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये थोड़ी सी आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये आगे मतलब इनकी बीच की जो चौड़ाई है पहले से ज्यादा होती आ रही है। इसका मतलब ये कि मिलेंगी तो है नहीं कहीं पर, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इस हिसाब से इसका मतलब ये रहा कि अगर इसको डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, आगे की ओर बढ़ा दिया तो ये अब कहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपनी वस्तु, इसका नाम था ए बी और इसका नाम हो गया ए डैश और बी डैश। इसका भी मुंह हमारी वस्तु का ऊपर है तो इसका भी ऊपर है, तो इसका मतलब सीधा बन गई। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आपको पता है कि जब दर्पण के सामने यानी कि जब किरणें आएंगी तो बाहर तो निकल नहीं सकती, तो यहाँ पर जब निकल नहीं सकते हम आभास लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं जिसको हम आभासी बोलेंगे। तो अब ध्यान रखेंगे, जब वस्तु F और P के बीच में रखी हो, क्या ध्यान देंगे, जब वस्तु F और P के बीच में रखी हो यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा और कहां, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया, दर्पण के पीछे बनता है और इसको आप अच्छी तरह से नोट करें। अब हम कंडीशन पर आते हैं कि जब वस्तु आखिरकार कहां रखी हो, एक पॉइंट और रह गया, अनंत पर रखी हो, तो अब उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर एक कंडीशन बनाते हैं। तो यहां पर अब कंडीशन आती है हमारे पास, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। ये अपना P है और इस समय ये अपना हम C मानकर चल रहे हैं और ये अपना F है। और वस्तु इस समय कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं अनंत की। वस्तु इस समय कहां पर है, अनंत पर है, A और P। तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तो वहां से जो किरणें आने वाली होती हैं वो समांतर हो जाती हैं, तो यहाँ से दो किरणें आ रही होंगी और आपने देखा होगा कि एक जो वस्तु हमने F पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनना था। अगर मैं इस वाली को उल्टा बना दूं, जब वस्तु यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रतिबिंब है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं वस्तु मानूं। जब वस्तु से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी F पर बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो वहां पर क्या था कि F से जो मैंने वस्तु रखी थी तो यहाँ से एक किरण तो F से होकर गई थी और दूसरी कहां से होकर गई थी, यानी वक्रता केंद्र C से होकर गई थी। अब इन्हीं को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले इस हिसाब से एक किरण ये आ गई F से होकर और दूसरी किरण इसी के समांतर यानी कि यहां से ही आप भेजेंगे। तो ये कहां से आ रही है, किरण अनंत से आ रही है और एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस हिसाब से आकर और इसका प्रतिबिंब आपको पता है कि F पर ही बनने वाला है, तो सबसे पहले F पर खींचकर और इस वाले पॉइंट को आप मिला देंगे यूं करके। और लेकिन आप अगर आप स्केल वगैरह आप अच्छी तरह यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली F के नीचे ही काटेंगे। तो अब यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब बन चुका है। तो अब देखो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, इसका नाम हो गया A डैश और B डैश। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हो गया। तो बिल्कुल आप आ जाइए यहाँ पर, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और कहां पर बनता है, वेरी गुड, F पर बनता है। ये चारों पॉइंट हो गए। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और मुख्य फोकस F पर बनता है। उम्मीद है कि ये सारे के सारे आपके यानी कि किरण आरेख आपके समझ में आ गए होंगे और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको वीडियो को फिर एक बार दो बार देख लेंगे और सही है और बढ़िया तरीके से अच्छे तरह